हमारी बातें बिल्कुल नमस्कार नमस्कार राज पूनम नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को। तो दोस्तों हमारी बातें चल रही थी अब बल और गति के नियम पर, और बल पर हमने चर्चा की थी। बल की परिभाषा हमने पढ़ी कि ऐसा भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो किसी स्थिति की एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाला जो भौतिक कारक होता है वो तुम्हारा बल है, वो बल है, याद रखिएगा। बल के बारे में हमने नमस्कार सुबोध, तो बल के बारे में हमने ये भी चर्चा की कि गणित रूप में बल क्या होता है। तो F बराबर ma हमने ये पढ़ा है, F बराबर ma हमने पढ़ा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल बराबर F बराबर ma, मां से क्या मिलता है, तुम्हें बल मिलता है। तो मां से बल मिलता है। छोटी कक्षाओं में इस प्रकार की बातें भी हम कर लेते हैं कि मां से हमें बल मिलता है। मां मतलब ma, m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान होता है और a त्वरण होता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हमने बल कहा था, और बल के हमने भौतिक राशि और भौतिक राशि को हमने मात्रक बताए थे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो बल का मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, डाइन होता है और पाउंडल होता है, याद रखिएगा। ये कुछ इसके बल के मात्रक पढ़े थे हमने। ये एसआई पद्धति में था, ये सीजीएस पद्धति में था और ये एफपीएस पद्धति में था, याद रखिएगा। और 1 न्यूटन में हमने बातें की थी कि 10 की पावर 5 डाइन होता है, इतना डाइन, ये बात हम कर चुके थे। और इसके बाद हमने संवेग के बारे में बातें की थी। संवेग का मतलब होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग को गुणा कर दो। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कह रहे थे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था संवेग क्या है। सम का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कह रहे थे। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, सम का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग p बराबर mv होता है, p बराबर mv होता है, याद रखिएगा। ये बात भी हमने की थी, संवेग क्या होता है, p बराबर mv हमने पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा हमने जड़त्व पर बात की थी और जड़त्व में मैंने आप लोगों को बताया था किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे वो जड़त्व होता है। और जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था, याद रखिएगा। जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था। और जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, ये जड़त्व है। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व है। और ये कोई भौतिक राशि ना होकर ये वस्तु का एक गुण है, जो वस्तु जैसी उसी प्रकार रहना चाहती है, यही गुण उसका जड़त्व है, याद रखिएगा। तो वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे वो जड़त्व है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, और वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बने रहना चाहती है, याद रखिएगा। तो ये है तुम्हारा जड़त्व। और जड़त्व जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। द्रव्यमान मतलब जिसका भार ज्यादा होगा उसमें जड़त्व का गुण भी ज्यादा ही होगा। दो बातें हमारी होगी। तो उसके बाद हमने गति के नियम शुरू किए थे, याद रखिएगा। और गति के नियमों में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गति के नियम थे ये दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। तो गति के नियम हमने स्टार्ट किए थे, बड़े आराम से पढ़ना है हमने। ये गति के नियम हमने स्टार्ट किए थे, गति के नियम। और गति के जो नियम दिए थे तो वो दिए थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने किताब लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स वाली किताब लिखी थी इसमें, क्योंकि जो न्यूटन साहब थे वो फिजिक्स पर मैथ पर सब पर काम करने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। और इन्होंने प्रिंसिपिया किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने गति के नियमों पर चर्चा की थी। गति के कुल 3 नियम है। गति उस 3 नियम मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला जड़त्व का नियम है, गति का जो प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम है, इसी को हमने जड़त्व का नियम कहा था, इसी को हमने जड़त्व का नियम कहा, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा नियम जो है संवेग में परिवर्तन की दर का नियम है। दूसरा जो गति का दूसरा नियम है, गति का दूसरा जो नियम था ये है आपका संवेग में परिवर्तन की दर का नियम, संवेग में परिवर्तन की दर का नियम, परिवर्तन की दर का नियम है। और तीसरा जो नियम होता है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। गति का तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, या क्रिया बल प्रतिक्रिया बल का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, याद रखिए। ये 3 नियम हमारी गति के 3 नियम है। पहला गति के नियम किसने दिए, तो ध्यान सुन लेना। गति के नियम दिए सर आइजैक न्यूटन ने, किताब प्रिंसिपिया में इसका वर्णन किया है, सन 1680 के आसपास की बात है, याद रखिएगा। और इसमें जो 3 नियम दिए उसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम। और जड़त्व के बारे में आपको बता चुका हूं, वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो गति का प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब बल लगाकर हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु इसी दिशा में गतिशील है तो उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बल लगाकर हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, और यही तुम्हारा गति का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। जिस दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इसको हमने 3 भागों में बांट दिया था। तो गति के प्रथम नियम को हमने 3 भागों में बांटा था। अलग अलग किताबों में इस प्रकार की घटना एक नियम की होगी, हम 3 नियमों पर पढ़ रहे हैं, 3 नियमों के आधार पर पढ़ रहे हैं। गति के जड़त्व के नियम को, गति के प्रथम नियम को 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला गति की अवस्था का जड़त्व, यही बताया मैंने, गति की अवस्था का जड़त्व। और इस नियम को कुछ नहीं बस सीधा लिखना है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सीधी सी बात, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बने रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखना कैसे, इस नियम के अनुसार गति का जो प्रथम नियम है जिसको हमने कहा है जड़त्व का नियम, इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। तो पहला जो नियम इसमें है तुम्हारा, पहला जो नियम इसमें तुम्हारा याद रखिएगा वो है गति की अवस्था का जड़त्व। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ध्यान सुनने लगे, यानी इसका मतलब है बल लगाकर हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बने रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसमें कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैं इसमें पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान सुनना। गतिशील घोड़ा जब गतिशील होता है और जब अचानक रुकता है, याद रखना घोड़ा इसलिए रखा होगा कि उसने उस घोड़े ने अपने पर बल लगाया होगा, बल लगाने से घोड़ा रुक गया होगा। लेकिन जब घोड़ा गतिशील होता है और जब गतिशील घोड़ा अचानक रुक जाता है तो हम आगे के मुंह पे आगे की तरफ झुक जाते हैं, याद रखिए। ऐसा क्यों हुआ, सुनना। या कोई वाहन चल रहा है, बस या कार चल रही होती है, और बस या कार या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाने का कारण यही गतिशील अवस्था का जड़त्व है। समझना कैसे, जैसे कोई घोड़ा गति कर रहा है या कोई बस गतिशील है या कोई ट्रेन गतिशील है तो उसमें हम बैठे हैं तो हम भी गतिशील होते हैं, हम भी गतिशील होते हैं। याद रखना, जितना वेग तुम्हारा उस घोड़े का था, जितना वेग उस बस का है, जितना वेग उस ट्रेन का, उसी वेग से गति कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि वाहन पर एकदम ब्रेक लगाने से, ब्रेक लगाया तो उस पर हमने बल लगाया। जब उस पर बल लगाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब उस पर बल लगाते हैं, ब्रेक लगाया तो बल लगा गाड़ी पर, कार पर या बस पर ब्रेक लगा, ट्रेन पर ब्रेक लग गया तो ब्रेक उस पर बल लगने से वो स्थिर अवस्था में आती है। और जब स्थिर अवस्था में आती है तो हमारा शरीर उस बस के ट्रेन के संपर्क में होता है, वो बिल्कुल संपर्क
जाता है तो हम आगे की तरफ झुकने का कारण बस यही गति की अवस्था का जड़त्व, क्योंकि हमारा ऊपर की जो बॉडी होती है वो अभी भी उसी गति में रहना चाहती है। तो इस वजह से हमें आगे की तरफ झुक जाते हैं या कई बार आगे गिर जाते हैं। तो लोगों ने कभी देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आगे पीछे बैठे होते हैं, आगे वाला एकदम ब्रेक लगा देता है तो पीछे वाला ये आगे जाके गिरता है। याद रखिएगा, उसके गिरने का कारण सिर्फ गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसमें मोटरसाइकिल बैठते होंगे तो जो मोटरसाइकिल का वेग होता है वही पीछे वाले व्यक्ति का वेग होता है। लेकिन आगे वाले व्यक्ति ने क्या किया, उसमें ब्रेक लगाया, उसकी पूरी जो बॉडी थी उस आगे वाले जो चला रहा मोटरसाइकिल उसकी पूरी बॉडी उसके साथ धीरे धीरे क्या जाएगी, रेस्ट में आएगी, स्थिर होगी। लेकिन पीछे वाला व्यक्ति जो मोटरसाइकिल संपर्क में शरीर होता है, जो नीचे वाला सीट के संपर्क में होता है वो तो स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अभी भी चाहती है कि मैं क्या रहूं, गति की अवस्था में रहूं। उस वजह से वो व्यक्ति वहां से उठकर आगे जाके गिरता है, सीट से पिछले सीट से गिर उठकर आगे जाके सड़क पर जाके गिरता है। याद रखिएगा, तो यही तो गतिशील अवस्था का जड़त्व है। तो कैसे लिखेंगे, गतिशील घोड़े के अचानक रुकने पर घुड़सवार का आगे क्यों झुक जाना, गति की अवस्था का जड़त्व याद रखना। गतिशील घोड़े के अचानक रुकने पर घुड़सवार का आगे क्यों झुक जाना। तो ध्यान सुनिएगा, घुड़सवार का आगे क्यों झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, बस यही तुम्हारा गतिशील अवस्था का जड़त्व है। क्योंकि जब घोड़ा रुका होगा तो घोड़े के संपर्क में जो बॉडी का हमारा हिस्सा था वो तो स्थिर होगा, लेकिन ऊपर वाला शरीर अभी भी गति करना चाहेगा और इस वजह से जब गतिशील घोड़ा अचानक रुकता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जांपल, गतिशील बस या कार या ट्रेन के अचानक रुकने पर, अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, यही तुम्हारी गतिशील अवस्था का जड़त्व है भाई। जब बस और ट्रेन में या कार में एकदम ब्रेक लगा होगा तो हमने प्रेशर लगाया होगा, बल लगाया होगा, तो जो बस थी वो रेस्ट में आएगी, तो बस के शरीर जो बस की बॉडी के साथ हमारी बॉडी जो टच थी वो रेस्ट में आएगी, ऊपर का शरीर अभी भी गति करना चाहेगा, उस वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। याद रखिएगा, तो यही कारण है, याद रखना, झुक जाना। तीसरा, सीट बेल्ट बांधना, याद रखना, सीट बेल्ट का बांधना, ये भी गतिशील अवस्था का जड़त्व है। याद रखना, सीट बेल्ट का बांधना गति का कौन सा नियम है, तो जड़त्व का नियम, कौन सा जड़त्व का नियम है, तो याद रखिएगा गति की अवस्था का जड़त्व है। सीट बेल्ट हम क्यों बांधते हैं, ध्यान सुनना। जब अचानक कार पर किसी ब्रेक लगाते हैं हम, इतना क्योंकि कार स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रही है, तो हमारी बॉडी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रही होती है, और जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं तो नीचे का शरीर जो बॉडी हमारे स्टार्ट के संपर्क में होती है वो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन ऊपर की शरीर अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गति करना चाहता है, और इस वजह से जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम जो है वो कार के शीशों को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। याद रखिएगा, और इसी वजह से सीट बेल्ट बांधे जाते हैं, और जो सीट बेल्ट बांधा जाता है तो उस बॉडी को आगे जाने नहीं देता, उस वजह से हम बच जाते हैं। तो ये कानून होता है तुम्हारा, याद रखिएगा, सीट बेल्ट बांधने का। तो ये भी तुम्हारे गति के नियम पर ही आधारित होता है कि सीट बेल्ट किस नियम के आधार पर बांधा जाता है, प्रथम नियम, और वो तुम्हारा गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व। तो ये बात तुम लोगों को समझ में आई होगी कि हम बसों के अंदर सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा टहनी को हिलाने पर या ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्थिर अवस्था के जड़त्व में आएगा, स्थिर अवस्था के जड़त्व में आएगा तो आपने सुना होगा कि जब तुम बस में उतरते हो, चलती हुई बस में उतरते हो, तो तुम्हें कंडक्टर कहता है आगे की मुंह करके उतरो। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान सुनना, जब हम बस या ट्रक में या बस में या ट्रेन में उतरते हैं तो जो बस की स्पीड होती है वही हमारे शरीर की स्पीड होती है। बात दिमाग में रखना, अगर मान लो बस धीरे धीरे हो रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से धीरे चल रही है तो हमारा शरीर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा होता है। और जब हम बस में उतरते हैं तो जितना हमारा मुंह होता है हम उधर की तरफ अपने आप धीरे धीरे भाग लेते हैं। याद रखना, जितना मुंह होगा उधर अपने आप भाग लेते हैं। तो जब हम आगे की तरफ मुंह करके उतरते हैं, क्योंकि बस उधर चल रही होती है और आगे की तरफ मुंह करके उतरते हैं, तो जैसे बस की स्पीड थी हमने जैसे पैर रखा तो जमीन जो है तो स्थिर हो जाती है, तो जमीन के संपर्क में जो हमारा पैर आता है वो स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी गति करना चाहती है, इस वजह से अगर हम मुंह आगे करते हैं तो आगे थोड़ा सा अपने आप भाग लेते हैं। याद रखना, इसलिए ड्राइवर या कंडक्टर को बस में उतरते समय कहता है कि आगे की तरफ मुंह करके उतरना, लेकिन अगर हम गलती से भी पीछे की तरफ मुंह कर लेते हैं तो ध्यान सुनना मेरी बात आराम से, जब चलती हुई बस में जो धीरे धीरे बस चल रही होती है, धीरे धीरे बस हल्की स्पीड चल रही होती है, जब हम पीछे की तरफ मुंह कर लेते हैं तो जैसे हमें पैर जमीन पर रखा होता है तो हमारा पैर जो है वो उस जमीन के संपर्क में स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी गति करना चाहती है, क्योंकि हम कभी पीछे गति करते नहीं है, इसलिए हम पीछे गिरते हैं और पीछे यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ से भी चोट लग सकती है। याद रखिएगा, तो ये कारण होता है। तो चलती बस या ट्रेन में उतरते समय आगे की तरफ मुंह करके उतरना, ये भी गतिशील अवस्था का जड़त्व है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। चलती हुई बस या ट्रेन से उतरते समय आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए, आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए, आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि गतिशील अवस्था का जड़त्व ये कहता है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसमें एग्जांपल पढ़े हमने, याद रखिएगा, ये एग्जांपल हमने पढ़ी। पहला एग्जांपल है कि गतिशील घोड़े के अचानक रुकने पर, जब गतिशील घोड़ा होता है तो हमारी बॉडी भी उसी घोड़े के अनुसार चल रही होती है, लेकिन जब घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घोड़े के संपर्क में जो शरीर होता है वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी गति में रहना चाहती है, इस वजह से हम आगे की तरफ मुंह करके झुक जाते हैं। याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें गतिशील बस या कार के ट्रेन के अचानक रुकने पर आगे क्यों झुकना, यही तुम्हारा गतिशील अवस्था का जड़त्व है। सीट बेल्ट का बांधना भी गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है। चलती हुई बस या ट्रेन से उतरते समय आगे की तरफ मुंह करके उतरना भी तुम्हारा गतिशील अवस्था का जड़त्व है। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये गतिशील अवस्था का जड़त्व समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा नियम इसमें आता है, दूसरा नियम इसी का दूसरा नियम है स्थिर अवस्था का जड़त्व। ध्यान सुनना, स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। तो स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है, स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। स्थिर अवस्था का जड़त्व इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बने रहना चाहती है, स्थिर बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो भैया ये देखो क्या कहता है, ये नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बने रहना चाहती है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बने रहना चाहती है, जड़त्व है, और जड़त्व में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके ऊपर बल लगाकर। याद रखिएगा, तो ध्यान देना तुम लोग, जब स्थिर घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू करता है, स्थिर घोड़ा जब अचानक दौड़ना शुरू करता है, ध्यान सुनना, जब स्थिर घोड़े ने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया तो हमारी जो बॉडी घोड़े के संपर्क में थी वो गति में आ गई, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है, इस वजह से हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। कई बार घोड़ा तेज दौड़ लेता है तो हम पीछे की तरफ गिर भी जाते हैं, तो गिरने का जो कारण है, पीछे झुकने का जो कारण है, वो स्थिर अवस्था का जड़त्व है। इसी प्रकार तुम लोगों ने देखा होगा कि जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल पीछे बैठा होता है, मोटरसाइकिल चलाने वाला एकदम एक लगा रेस्ट देती और अगर अचानक मोटरसाइकिल भगा लेते हैं तो पीछे वाला व्यक्ति जो होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है, गिरने का कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व है। गतिशील है तो आगे तक गिरेगा और स्थिर है पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों? तो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जब मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया होगा तो मोटरसाइकिल
अवस्था को परिवर्तित कैसे किया? तुम लोगों ने बल लगाया और बल लगाकर तुमने उस टहनी को गति मिला दिया, लेकिन उस टहनी पर लगा हुआ जो बेर होता है, कोई फल होता है, अमरूद भी हो सकता है, कुछ भी फल होता है, वो फल अभी भी स्थिर रहना चाहता है। इस वजह से जब तुम उस टहनी को हिलाते हो तो टहनी को गति में आ जाती है, लेकिन उस पर लगा हुआ बेर या जो अमरूद या जो भी फल होगा वो फल स्थिर अवस्था में रहने के कारण उस टहनी से टूटकर अलग हो जाता है। तो टहनी को हिलाने पर फलों का टूटकर अलग होना भी स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है, क्योंकि जो फल होते हैं वो हमेशा रेस्ट में ही तो रहना चाहते हैं। यही तो स्थिर अवस्था का जड़त्व है, वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। इसी प्रकार अगर हम किसी बस में बैठे हुए बस ने अचानक चलना स्टार्ट कर दिया तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे को झटका सा लगता है और झटका लगने का कारण स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है, क्योंकि बस के अचानक चलने पर हमारी बॉडी जो बस के संपर्क में होती है वो तो गतिशील हो जाती है, लेकिन ऊपर का जो ये शरीर होता है, ऊपर वाली जो बॉडी होती है वो बस के जो संपर्क में नहीं होती है, जैसे मनुष्य का संपर्क में नहीं है तो पीछे की तरफ झुकेगा, क्योंकि स्थिर रहना चाहेगा, उस वजह से पीछे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार महिलाएं जो होती है कपड़े धोती है और कपड़ों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें फंसी होती है, तो तुम क्या करते हो? उस कपड़े पर से झटका देती हो। जब झटका देती हो तो कपड़े को तुम गति में ला देना चाहती हो, पीछे झटका देकर कपड़ा गति में आ जाता है, लेकिन उस कपड़े में बैठी पानी की बूंदें अभी भी स्थिर बने रहना चाहती है, इस वजह से कपड़ा तो गति में आ गया, लेकिन वो पानी की जो बूंदें होती है उस स्थिर अवस्था में रहने के कारण उस कपड़े से अलग हो जाती है। तो झटका देने पर गीले कपड़ों से पानी की बूंदों का अलग होना स्थिर अवस्था का जड़त्व है। इसी प्रकार तुम लोगों के घरों में जो कंबल होते हैं, उस कंबल को डंडे से पीटा होगा, जो कंबल तुम ओढ़ते हो उस कंबल को तुमने डंडे से पीटा होगा, तो जैसे डंडा उस कंबल पे मारा होगा तो डंडे को मारने से वो कंबल जो है वो गति में आ जाता है, लेकिन उस कंबल में मिट्टी के जो धूल के कण होते हैं वो स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन तुमने डंडा मारकर उस कंबल को गति में ला दिया, लेकिन वो जो कंबल के अंदर फंसे हुए जो रेत के कण होते हैं वो स्थिर बने रहना चाहते हैं, उस वजह से वो कंबल से जो रेत के कण होते हैं वो अलग हो जाने का कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये स्थिर अवस्था का जड़त्व भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार गतिशील अवस्था का जड़त्व में एग्जांपल मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठा हुआ, ध्यान सुनना, और ट्रेन की जो स्पीड है उसी स्पीड से वो चल रहा है। उस व्यक्ति जो बैठा उस स्पीड होती है, ट्रेन की स्पीड ट्रेन की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ट्रेन की है, उस व्यक्ति की स्पीड भी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से है। उसके हाथ में अगर उसको बोले तो गोल है तो वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही है। अब वो बॉल को जैसे उछालेगा तो जो बॉल होगी वो याद रखना उसके हाथ, क्योंकि बॉल भी गतिशील होगी, बॉल भी आगे चली जाएगी, व्यक्ति भी आगे चला जाएगा, उसके हाथ में आ जाएगी। ध्यान सुनना, ये एग्जांपल मैं कराऊंगा, ये 3 रूपों में तुम्हें कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम इतनी बातें करते हैं स्थिर अवस्था के जड़त्व की, एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट वाला करवाएंगे कि जब ट्रेन चल रही होती है वो बॉल को उछालते हैं तो बॉल हाथ में आएगी, आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, बॉल को उछालेगा, ट्रेन अगर रुक जाए अचानक तो बॉल कहां गिरेगी, और ट्रेन स्थिर है और बॉल को उछालने के बाद ट्रेन एकदम गतिशील हो जाए तो बॉल कहां गिरेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे ये पूरा पढ़ने के बाद। पहले ध्यान सुनो, इस नियम के अनुसार देखो वस्तु स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसके जो एग्जांपल है वो ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल है वो ध्यान सुनिएगा। ओनली वॉइस आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं बुलाता हूं। पीछे कर रही है, टेक्निकल टीम ठीक कर रही है। ओनली वॉइस आ रही है भाई, स्क्रीन ब्लैक हो गई है। आगे मैं देखिए फोटो भी आई हुई है क्या? मतलब आपने वॉइस से नहीं पढ़ना होता, चेहरा देख के पढ़ना होता है। क्या अब आप लोगों को फोटो भी दिखाई दे रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? क्या आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? ओनली वॉइस ही आ रही है अभी भी? चलिए बताइएगा, क्या अभी भी वॉइस आ रही है? आगे बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो स्थिर घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे क्यों झुकना, स्थिर घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे क्यों झुकना, पीछे क्यों झुकना? अगर घोड़ा तेज दौड़ना जाए तो पीछे को गिर भी जाते हैं, याद रखना, पीछे क्यों झुकना? तो ये तुम्हारा स्थिर अवस्था का जड़त्व है, स्थिर अवस्था का जड़त्व याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान सुनिएगा, स्थिर बस या कार या मोटरसाइकिल के अचानक चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना, इसका भी स्थिर अवस्था का जड़त्व याद रखिएगा, ये भी स्थिर अवस्था का जड़त्व है। और क्या है तो ध्यान सुनो, गीले कपड़े को झटका देने पर उसमें से पानी की बूंदों का अलग होना, पानी की बूंदों का अलग होना स्थिर अवस्था का जड़त्व होगा, याद रखिएगा। कंबल को डंडे से पीटने पर मिट्टी या धूल का अलग होना, मिट्टी या धूल के कणों का अलग होना, धूल के कणों का अलग होना, पेड़ की टहनी को हिलाने पर पलों का टूटना, ये सभी तुम्हारे स्थिर अवस्था के जड़त्व हैं, ये सब स्थिर अवस्था के जड़त्व याद रखिएगा। तो गीले कपड़े को जब तुम झटका देते हो तो उसमें फंसे हुए जो पानी के कण होते हैं वो भी स्थिर बने रहना चाहते हैं, लेकिन तुमने कपड़े को गति में ला दिया, लेकिन उसमें फंसे हुए पानी के जो कण होते हैं वो स्थिर बने रहना चाहते हैं, उस वजह से कपड़े से पानी अलग हो जाता है। इसी प्रकार तुम जब कंबल या चादर को या चारपाई को जब तुम हाथ से या डंडे से पीटते हो तो जो कंबल होता है वो गति में आ जाता है, लेकिन उसमें फंसे हुए जो मिट्टी के कण होते हैं वो भी स्थिर बने रहना चाहते हैं, उस वजह से वो उसमें से अलग हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक प्रश्न मैं तुम्हें यहाँ पर और करवा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये कोई गिलास है, याद रखिएगा, ये गिलास है, इस गिलास पर एक पेपर बोर्ड रखा हुआ है, ये पेपर बोर्ड रखा हुआ है, इस पेपर बोर्ड के ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, एक 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, याद रखना, एक 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। जब तुम पेपर बोर्ड को इस पेपर बोर्ड को जोर से झटका देते हो तो ये जो पेपर बोर्ड होता है तो गति में आ जाता है, लेकिन इसमें रखा हुआ जो 5 रुपए का सिक्का होता है ये अभी भी स्थिर बना रहना चाहता है, इस वजह से ये जो 5 रुपए का सिक्का होता है ये गिलास में गिर जाता है। तो पेपर बोर्ड पर रखे हुए 5 रुपए के सिक्के का गिलास में गिरना ये भी तुम्हारी स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है। क्यों? क्योंकि तुमने झटका देकर इस पेपर बोर्ड को तुमने आगे पहुंचा दिया, गति में ला दिया, लेकिन इसमें रखा हुआ 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो अभी भी स्थिर बने रहना चाहता है। तो याद रखना, ये भी तुम्हारी स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है। इसके अलावा सुनिएगा, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेला हुआ तुम लोगों ने और उसके ऊपर इस प्रकार की गुटियां रखी होती है, ये गुटियां रखी होती है और तुम स्ट्राइकर की सहायता से तुमने स्ट्राइकर होता है यहाँ पर, और स्ट्राइकर की तो तुम जोर से चक्कर देते हो इस प्रकार, तो स्ट्राइकर जाकर इसको लगेगा तो ये तो गति में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाली गुटियां जो होती है वो स्थिर बने रहना चाहती है, वो एक साथ ढेरी के रूप में यहीं पर आ जाती है, ढेरी दिखती नहीं है, उसका कारण है स्थिर अवस्था का जड़त्व। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी।
उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये गिलास था, इस पर पेपर बोर्ड रखा हुआ था, पेपर बोर्ड को झटका देने से, गति बनाने से 5 रुपए का सिक्का जो होता है वो मग में गिर जाता है, गिलास में गिर जाता है, तो ये तुम्हारा स्थिर अवस्था का जाता है। इसी प्रकार कैरम बोर्ड पर जब कैरम में गोटियां होती है, सोचो तुम लोग एक साथ ढेरी के ऊपर देते हो, उस ढेरी को जब स्ट्राइक से करते हो तो नीचे वाली गोटी जो है वो गति में आ जाती है, ऊपर वाली गोटियां अभी भी स्थिर बने रहना चाहती है। ये भी तुम्हारी स्थिर अवस्था का जड़त्व है, ये भी स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल नहीं रही है और उसके हाथ में कोसों की बोल है। समझना है, केवल केवल समझना है, लिखवाने वाली बात नहीं, तुम लोगों को आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे एग्जांपल पढ़ चुके थे, तुम पे आ गई होंगी और ये बातें तुम आराम से खुद भी लिख सकते हो, नॉट भी लिखोगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। सुनना, जब बोल को उछालता है ऐसे तो उसके हाथ में आके गिरती है। भाई अगर ट्रेन स्थिर है तो तुम भी स्थिर हो, और बोल को ऐसे उछाला तो वो ऊपर गई और उसी हाथ में नीचे आ जाती है। लेकिन अगर ट्रेन अचानक चलना शुरू कर दे और तुमने बोल को उछाल दिया तो बोल तो जो है उछली ऊपर गई है, तो वो स्थिर है उस हिसाब से, और ट्रेन के साथ तुम्हारा शरीर गतिशील हो जाएगा, और जब बोल नीचे आएगी तो बोल तो अपनी उसी जगह गिरेगी, लेकिन तुम जो है वो गति कर जाओगे। तो ध्यान से सुनना, प्रश्न कैसे पूछेगा। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन के, और वो अपनी बोल को उछालता है। जब बोल को उछालता है, ट्रेन अचानक चल देती है तो बोल का पीछे क्यों गिरना किस अवस्था का जड़त्व है, तो याद रखिएगा ये स्थिर अवस्था का जड़त्व है। इसी प्रकार ट्रेन चल रही है और ट्रेन चलती ट्रेन में जब बोल को उछालेगा ऐसे तो बोल ऊपर गई तो वो भी गति में ही है। जिस प्रकार ट्रेन स्पीड में चल रही है उसी स्पीड से तुम्हारी बोल भी होगी, उसी स्पीड से तुम्हारा शरीर भी चलेगा, ध्यान रखना। और जब चलती हुई ट्रेन में कभी तुम लोग करके देखना ऐसे, जब तुम बोल को उछालोगे तो बोल तुम्हारे हाथ में आकर गिरेगी, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है तो चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति बोल को उछालता है तो बोल गिरेगी, आगे जाके गिरेगी, पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी। तो याद रखना, अगर ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं हुई है तो उसके हाथ में आकर गिरेगी, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड थी वही उस व्यक्ति की स्पीड थी, और जिस व्यक्ति उस बोल को उछाला होगा उसकी स्पीड भी वही रही होगी, और उससे उछाला होगा तो उसी प्रकार आगे गति गिरेगी, उसके हाथ में आकर गिरेगी। लेकिन अगर ट्रेन चल रही है, उसने बोल को उछाल दिया और ट्रेन अचानक ब्रेक लगा देती है, तो ट्रेन के ब्रेक लगाने से वो जो व्यक्ति होता है उसको, जो ट्रेन के संपर्क में होता है उसकी वजह से जो बोल उछाली है वो अभी भी गति में रहना चाहती है। जो ट्रेन के ब्रेक लग गए हैं इस वजह से ट्रेन स्थिर हो गई है, लेकिन बोल अभी भी गति करेगी तो वो आगे जाके गिरेगी, आगे जाके गिरेगी। याद रखना, अगर ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, ट्रेन की स्पीड स्लो होती है तो बोल आगे जाके गिरेगी, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है तो बोल पीछे आकर गिरेगी, और अगर ट्रेन की स्पीड में कोई चीज नहीं होता है तो बोल को उछालने पर वो हाथ में आकर गिरेगी। तो इसको भी तुम गति के नियमों के आधार पर समझा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी तुम्हें समझ में आई होगी। ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, बोल को उछाल रहा है तो बोल कहां गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है उसी व्यक्ति की स्पीड है, उसकी जो गेंद है उसकी स्पीड है, वो ट्रेन वाली स्पीड है। तो जब ट्रेन चल रही होती है, बोल को उछाला तो बोल कहां गिरेगी, उसके हाथ में आएगी, याद रखिएगा। अगर बोल को उछाल दिया है तो याद रखिएगा, बोल को उछालने के बाद यदि ट्रेन स्लो होती है तो ट्रेन तो स्लो हो गई, लेकिन बोल की जो स्पीड है वो अभी भी वही है, इसलिए बोल आगे जाके गिरेगी। और अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाती है तो ट्रेन की स्पीड तो बढ़ गई, तो व्यक्ति बैठा हुआ स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन बोल अभी भी उसी स्पीड में रहना चाहिए, इसलिए वो पीछे आके गिरेगी। तो ये तीन बातें आपको और याद रखनी है, जिनसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हो। ये मैंने तुम्हें आराम से वर्बली बता दिया है, लिखने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तुम इस बात को आराम से लिखते हो कि अगर बोल को उछालने के बाद ट्रेन की स्पीड सेम है तो बोल हाथ में गिरेगी, ट्रेन अगर स्लो होती है तो बोल आगे जाके गिरेगी, और ट्रेन अगर तेज होती है तो बोल पीछे आके गिरेगी। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि एक पेपर बोर्ड, एक ग्लास पर पेपर बोर्ड रखा हुआ है, उसमें 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, पेपर बोर्ड को झटका देकर झटका देंगे तो पेपर बोर्ड गति में आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर रखा हुआ जो सिक्का होगा वो गति स्थिर बना रहना चाहता है, उस वजह से वो ग्लास के गिलास में गिरेगा। तो ये याद रखना। और अगर कैरम बोर्ड में कुटियों को जब एक दूसरे को ऊपर सजा कर रखते हो और जब तुम स्ट्राइकर से झटका देते हो तो स्ट्राइकर गति में आएगा, जिस कुटी को चोट करेगा वो भी गति में आ जाएगी, वो आगे निकल जाएगी, लेकिन ऊपर वाली कुटियां अभी भी स्थिर बना रहना चाहती है, इसलिए वो यहां आकर गिर जाएगी। तो ये तुम्हारे सारे के सारे स्थिर अवस्था के जड़त्व है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें स्थिर अवस्था का जड़त्व समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई है कि नहीं आई है। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग, मैंने सोचा कि आप लोग लाइव नहीं बैठे होते हो, लेकिन आप लाइव हो तो मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। राज बिल्कुल बिल्कुल, नरेश, सुमन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं और हम दिशा के जड़त्व की बात करते हैं। एक बात और सुनना, जब तुम कभी लंबी कूद वाली घटना करते हो, तो कोई व्यक्ति जब भाग कर आ रहा होता है, लंबी कूद में व्यक्ति भाग कर आ रहा होता है और वो यहाँ पर एकदम झटका देता है और वो आगे जाके इस प्रकार गिरता है, तो वो पीछे जब दौड़कर आता होगा तो जिस गति से आ रहा है उसी गति से आगे जाके गिरेगा, याद रखिएगा। तो जिस गति से वो आ रहा था यहाँ एकदम ब्रेक लगाएगा, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करेगा, तो जैसे वो यहाँ ब्रेक लगाएगा जिस स्पीड से वो आ रहा था उसी स्पीड से आगे जाके गिरता है। तो ये भी तुम्हारा गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है। कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखना, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बनाना चाहती है, तब उसमें कोई बाह्य बल लगाए, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनाना चाहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो दो प्रकार के जड़त्व के एग्जांपल यहां पर पढ़ लिए हैं। और तीसरी बात जो है दिशा का जड़त्व, याद रखिएगा। तो तीसरा जो एग्जांपल इसमें आएगा तुम्हारा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो ये क्या कहता है, दिशा का जड़त्व। यदि कोई वस्तु निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करती है, निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करती रहेगी, दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, जब तक कि निश्चित दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब सुनना मेरी बात को, तुम लोग जब बसों में या कारों में यात्रा करते हो तो देखा जब बस एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई तीक्ष्ण मोड़ आती है, तो बस को घुमाया जाता है तो तुम्हारा जो शरीर था वो निश्चित दिशा में गति कर रहा है, क्योंकि बस जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में तुम्हारा शरीर जाना चाहता है। लेकिन जैसे कोई तीक्ष्ण मोड़ आती है, घुमावदार मोड़ आती है, तो जैसे बस को घुमाया जाता है तो बस के संपर्क में तुम्हारा शरीर होता है, वो तो घूम जाता है, लेकिन ऊपर का शरीर अभी भी सीधी रेखा में गति करना चाहता है। इस वजह से तुम बाहर की तरफ झुक जाते हो। जिस तरफ बस मुड़ी है उसके बाहर की तरफ झुकने का कारण दिशा का जड़त्व होता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर बस के साथ निश्चित दिशा में उसी दिशा में गति करना चाहता है जिस दिशा में बस चल रही है। लेकिन जब अचानक मोड़ आती है और बस से अचानक मुड़ती है तो तुम्हारा बॉडी जो बस के संपर्क में होता है वो तो उस बस के साथ मुड़ जाता है, लेकिन ऊपर की बॉडी जो उस बस के संपर्क में नहीं होती है या कार के संपर्क में नहीं होती है, तो तुमने देखा होगा कि तुम ऐसे बाहर की तरफ झुकते हो, तो बाहर की तरफ झुकने का कारण भी दिशा का जड़त्व है। तो उम्मीद करता हूं दिशा का जड़त्व तुम्हें समझ में आया होगा। तो ध्यान सुनना, घुमावदार मोड़ों पर मोड़ों पर शरीर का, घुमावदार मोड़ों पर शरीर का बाहर की तरफ झुक जाना, शरीर का बाहर की तरफ झुक जाना, बाहर की तरफ झुक जाना, ये तुम्हारी दिशा का जड़त्व होता है। दिशा का जड़त्व होता है, याद रखिएगा। अगर कोई पास करने पर बैठी होती है तो तुम ज्यादा झुकने की कोशिश करते हो, ये भी तुम्हारा एक दिशा का जड़त्व है, याद रखिएगा। समझ में आ गया सोचते हो? चलिए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि जड़त्व जो होता है, जड़त्व का नियम उसको तीन भागों में बांटा गया है। गति की अवस्था का जड़त्व, दूसरा तुम्हारा था स्थिर अवस्था का जड़त्व, और तीसरा दिशा का जड़त्व। तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, समझ में आया होगा। और जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। और बल की मैंने क्या बताया, बल की परिभाषा क्या है? बल की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था, और बल में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बल वो साधन या कारक जो वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो हमने गति के प्रथम नियम में क्या पढ़ा? गति के प्रथम
ये जो तुम्हारा क्या कर रहे हो? चलिए, गति का प्रथम नियम है वो ध्यान सुनिएगा। गति के प्रथम नियम में मैंने यही बताया था कि जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बल वो साधन होगा जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की ताकत रखेगा, यानी गतिशील वस्तु को स्थिर करने की ताकत रखेगा, स्थिर वस्तु को गतिशील करने की ताकत रखेगा। तो यही तुम्हारा बल होता है, याद रखना। तो गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो नोट डालकर लिखिएगा, गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, बल की परिभाषा प्राप्त होती है, परिभाषा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। प्राप्त होती है। तो कई बार प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता है कि गति के प्रथम नियम से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से बल, ऐसी भौतिक राशि जो बल की भौतिक राशि में प्राप्त होती है, याद रखना। तो प्रश्न आता है गति के प्रथम नियम से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? गति के प्रथम नियम से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा बल। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा राशि प्राप्त होती है। तो कार्य, ऊर्जा, बल कौन सी? तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा ये तुम्हारी बल है। तो गति के प्रथम नियम से हमें बल जैसी भौतिक राशि प्राप्त होती है। बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा यही है कि बल वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, गतिशील उसको स्थिर कर देता है और स्थिर उसको गतिशील कर देता है, और किसी की दिशा में बदलने की ताकत तुम्हारा बल ही रखता है। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम था। और एक और बात सुनिएगा, गति के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो नोट में लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं गति के प्रथम नियम को, गति के प्रथम नियम को, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, क्योंकि जड़त्व के बारे में बताने वाला व्यक्ति गैलीलियो था, और इसी वजह से क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन गैलीलियो ने किया था, उसके बाद न्यूटन ने इसके बारे में इसको विस्तृत अध्ययन किया था, इसलिए गति के प्रथम नियम को, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, उसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो गति के प्रथम नियम को, प्रथम नियम को, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो याद रखना, गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि गैलीलियो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जड़त्व के बारे में अध्ययन किया था, और जड़त्व के बारे में जब अध्ययन किया तो इस वजह से इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गति के प्रथम नियम को हमने जड़त्व का नियम बोला है। तो उम्मीद करता हूं ये बात तुम लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे गति के द्वितीय नियम पर। गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। अब ध्यान सुनिएगा, गति का द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। सीधी सी बात याद रखनी है, गति का द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये गति का दूसरा नियम है। तो गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती, एक ही बात होता है, समानुपाती होती है। तो ये गति का द्वितीय नियम है। तो प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। देखना कैसे? तो बल के समानुपाती है क्या? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। और जब भी बात दर की आती है, जब भी बात दर की आती है, दर के लिए हम समय से भाग देते हैं, याद रखना, समय, समय से भाग देते हैं, याद रखना। संवेग में परिवर्तन बटा समय किसके समानुपाती होता है? बल के। तो यही तो कहा कि संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर, दर को हमेशा समय में मापते हैं, तो दर संवेग में परिवर्तन बटा समय आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो बल को हम ऐसे लिखते हैं, संवेग में परिवर्तन तो डेल्टा पी लिखेंगे, याद रखना, डेल्टा पी। संवेग में परिवर्तन, प्रारंभ में संवेग कुछ था, अब संवेग क्या है? तो संवेग में जो परिवर्तन उसको डेल्टा पी से लिखेंगे, बटा में समय को मैं डेल्टा टी से उस पर्टिकुलर समय में 1 सेकंड 2 सेकंड में जो परिवर्तन होगा उसको डेल्टा टी से लिख दिया हम लोगों ने। तो F बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, और यही F समानुपाती है, F समानुपाती डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। और जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है, ध्यान सुनना, जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है तो यहां पे कोई स्थिरांक लगता है, कोई नियतांक लगता है, तो वो क्या लगेगा? ध्यान सुनो, F बराबर a डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, डेल पी बटा डेल्टा टी, याद रखिएगा, डेल पी बटा डेल टी हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा k को हमेशा हम 1 मान लेते हैं, याद अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अध्ययन के यहाँ एक नियतांक है, याद रखना, यहाँ k एक नियतांक है, k एक नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियतांक है। सुविधा के लिए, सुविधा के लिए k बराबर 1 मान लेते हैं। जब k बराबर 1 मानेंगे तो f बराबर हो जाएगा डेल्टा p बटा डेल्टा t, और यही तुम्हारा गति का दूसरा नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती भी होती है और बराबर भी होती है। तो अगर बराबर भी है तो एक ही बात है, समानुपाती है तो एक ही बात है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। यही तुम्हारा प्रथम नियम है, यही तुम्हारा सॉरी द्वितीय नियम है, गति का दूसरा नियम है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान सुनना। क्योंकि p बराबर होता है mv, ये हम पढ़ कराए हैं, p बराबर mv, ये हम पढ़ कराए हैं। मुझे याद कीजिएगा, मेरे कल पिछले वीडियो में यही तो कराया था कि संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को तो हम संवेग कहते हैं। पिछले वीडियो को देखिएगा, मैंने संवेग कराया था। संवेग क्या था? p बराबर mv, p यहां संवेग है, m यहां द्रव्यमान है, v यहां वेग है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को तो मैंने संवेग कहा था। तो मैं तो मान लेते हैं यहाँ पर p का, तो f बराबर डेल mv बटा में डेल्टा t, यही तो है। द्रव्यमान में कभी भी बदलाव नहीं होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान में कभी बदलाव नहीं होता, याद रखना। द्रव्यमान जितना होता है उतना ही रहता है, चाहे तुम पहाड़ों पर चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ। द्रव्यमान एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो बदलाव इसमें नहीं होता, बदलाव फिर वेग में होगा। तो इसको लिख सकते हैं f बराबर, m को मैं बाहर ले आता हूं, m डेल्टा v बटा डेल्टा t। तो ये हो गया f बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा, ये वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, v बटा t, वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है त्वरण। चूंकि आपको पता है, हमें पता है, याद रखिएगा, हमें पता है कि dv बटा dt अगर हम करेंगे तो ये तुम्हारा वेग में परिवर्तन है, वेग में v वेग वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन होता है त्वरण के बराबर, मतलब a के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं f बराबर, इस जगह मैं लिख सकता हूं f बराबर ma। तो ये रहा तुम्हारा f बराबर ma, f बराबर ma, मास से बल में बात बता कराया था। तो यहां पर f बराबर ma का मतलब होता है, यहां पे बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो गति के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र पता लगता है, और यही बल का आधारभूत सिद्धांत है, यही बल का आधारभूत सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो कई बार प्रश्न आता है कि बल का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो याद रखिएगा, बल का आधारभूत सिद्धांत द्वितीय नियम है, जिससे हम बल की परिभाषा भी निकाल सकते हैं, जिससे बल का परिमाण भी निकाल सकते हैं कि बल में कितना मान होता है। तो गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलेगी, गति के नियम से सूत्र मिलेगा, और गति के तीसरे नियम से बल का गुण प्राप्त होगा। तो हम द्वितीय नियम से प्रथम नियम भी बना सकते हैं, f बराबर m, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को तो बल कहते हैं, ये बल की पहली परिभाषा भी तो थी। तो हम गति के द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम भी बना सकते हैं, गति का तृतीय नियम भी बना सकते हैं। इसलिए गति का द्वितीय नियम है वो आधारभूत नियम है। तो ये रहा तुम्हारा f बराबर ma। तो गति के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। मैं लिख देता हूं यहां, गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से
द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है। अगला, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम एक आधारभूत नियम है, याद रखना, जिससे गति का प्रथम नियम भी प्राप्त कर सकते हैं और गति का तृतीय नियम भी। गति का प्रथम नियम आधारभूत नियम है, आधारभूत नियम है, ये बात आपको याद रखनी है। ये गति का प्रथम नियम गति का आधारभूत नियम है। तो कैसे आया, ध्यान सुनना, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, ये रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन नहीं तो लोगों को दर्द होता है। तो देखो क्या गति का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन, और परिवर्तन की दर जब भी आए इसका समय का भाग देना है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन बटा समय आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये गति का द्वितीय नियम है। इसी नियम को हम आगे बढ़ाते हैं। बल को हम फोर्स एफ से लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी कर देते हैं। परिवर्तन हो रहा है, पहले क्या था अब क्या है याद रखिएगा, और समय को हम डेल्टा टी में लिख लेते हैं कि कितने समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, अब समानुपाती से जब भी आएंगे भौतिक विज्ञान में, जब भी समानुपाती से हटाएंगे एक बराबर लगेगा और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बराबर और कांस्टेंट वैल्यू का जन्म होता है जब भी हम इसको मारते हैं, समानुपाती को हटाते हैं, समानुपाती को चेंज करते हैं, इसको हटा दिया, इसको मारते हैं, तो इसमें बराबर बनेगा और क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो बराबर के टीपी बटा टीटी, पी यहां समय में परिवर्तन है, टी यहां समय। तो ये हो गया तुम्हारा। यहाँ के एक नियतांक है, सुविधा के लिए के बराबर 1 मान लेते हैं, एक के बराबर 1 मान लेते हैं। तो जब के बराबर 1 मान लेते हैं तो हमें एफ बराबर टीपी बटा टीटी प्राप्त हो जाता है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं पी बराबर एमवी, ये हम संवेग में पढ़ कराए थे, संवेग में पी बराबर एमवी हम पढ़ कराए थे, याद रखिएगा। तो पी का मान एमवी रख देते हैं, बस कुछ नहीं करना, इस पी का मान तुम्हें एमवी रखना यहां पर। तो डेल्टा डेल्टा वैसे रखा आपने, पी बराबर एमवी रख दिया, बटा में डेल्टा टी आ गया। अच्छा,